जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम टॉपिक कर रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कुछ भेद हम कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ भेद हमें और करने हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि एक तो बैच है हिंदी स्पेशल का, जो कि हर महीने की 10 तारीख के आसपास या 15 तारीख के आसपास हिंदी स्पेशल का एक बैच आता है। और हिंदी स्पेशल के जितने भी बैच होते हैं, अब तक ये 40वां बैच है, इससे पहले 39 बैच आ चुके हैं। तो उसमें जब भी हम बैच लेके आते हैं तो उस दौरान जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम होते हैं और उसमें जो भी हिंदी का सिलेबस है, चाहे वो 12th पास भर्ती हो, ग्रेजुएशन पास भर्ती हो, वो सारा का सारा सिलेबस हम उसमें कराते हैं। क्योंकि स्पेशल बैच किसी एक भर्ती को टारगेटेड करके नहीं लिए जाते हैं। स्पेशल बैच में हम तमाम उन चीजों को लेके आते हैं जो शुरू से लेके हिंदी के जो अलग अलग सेक्शन से जुड़ी हुई है। तो हिंदी के कुल 12 सेक्शंस होते हैं जो सभी अलग अलग भर्तियों का हिस्सा होते हैं। जैसे सामान्य हिंदी के अंदर हम हिंदी व्याकरण ही नहीं पढ़ते, बल्कि काव्य भी पढ़ते हैं, शब्दावली भी पढ़ते हैं और हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ते हैं। ऐसे ही जब हम बात करते हैं हिंदी स्पेशल बैच की, तो उसमें हम 12 अलग अलग सेक्शन और उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक, सब टॉपिक होते हैं, जिसकी 70 से ज्यादा क्लासें होती है। तो उनके साथ साथ आपको प्यारे दोस्तों प्रैक्टिस के लिए 50 से ज्यादा आपको रिकॉर्डिंग क्लास दी जाती है। 70 क्लासें लगभग हिंदी स्पेशल में लाइव होती है और तमाम पीडीएफ नोट्स, क्लास नोट्स, वो सारे हिंदी स्पेशल के जो होते हैं वो इस बैच में दिए जाते हैं, ताकि आप किसी भी भर्ती को जो 12th और ग्रेजुएशन पास हैं, जिसमें जो भी सिलेबस है, चाहे उसमें डिस्क्रिप्टिव हिंदी पूछी जाए या ऑब्जेक्टिव हिंदी पूछी जाए, चाहे उसमें 40 क्वेश्चन की हिंदी हो या 100 क्वेश्चन की हो, वो सारा का सारा सिलेबस यहाँ पे हम कराते हैं। आज इस बैच में रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे शाम को 7 बजे। 8 सितंबर आज है और 8 सितंबर की शाम को 7 बजे केवल 699 रुपया में हिंदी स्पेशल बैच में प्यारे दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं तमाम उन साथियों का जिन्होंने आपके साथ हिंदी की पढ़ाई शुरू नहीं की है। तमाम वे रिश्तेदार जो आपके साथ नौकरी लेना चाहते हैं, तमाम आपके वो संगी साथी जिनको आप साथ लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन सब के लिए ये हिंदी स्पेशल का बैच है, जिसके अंदर हम टीचिंग, नॉन टीचिंग तमाम एग्जाम को फोकस करेंगे। आरओ, एआरओ, कनिष्ठ सहायक है, इसके साथ यूपी पुलिस है, ऑल स्टेट वनडे एग्जाम है, इसके साथ यूपीएसआई है, वीडियो है, एसएससीजीडी है, सुपर टेट, टेट है, एमपी के तमाम एग्जाम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा के तमाम एग्जाम, चाहे वो वन रक्षक, लेखपाल, पटवारी, दरोगा के हो, क्लर्क के हो, और तमाम इसके साथ 3500 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाते हैं। 60 इसके अंतर्गत टॉपिक होते हैं, 75 प्लस लाइव क्लासें होती है। टॉपिक वाइज 100 से ज्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं और तमाम 100 से ज्यादा पीडीएफ इस हिंदी स्पेशल के बैच में आपको मिलती है 6 महीने की वैलिडिटी वैधता के साथ, जिसमें लाइव क्लास आपकी चलेगी 16 सितंबर को। अब बात कर लेते हैं अपने मुद्दे की। ये तो थी सूचना जो आपको दी गई। अब मुद्दे की बात यह है कि हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो है वाक्य के भेद, और वाक्य के 2 भेद होते हैं। एक होता है रचना के आधार पे वाक्य का भेद, हम कल कंप्लीट कर चुके हैं, और दूसरा है हमारा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, और वो होते हैं 8। इसमें से इससे पहले वाली जो क्लास आपने कल ली उसमें हम 2 भेद इसमें ऑलरेडी कर चुके हैं कंप्लीट। एक है हमारा विधानवाचक वाक्य। क्या है? विधानवाचक वाक्य है, और इसी विधानवाचक वाक्य का दूसरा नाम होता है सकारात्मक वाक्य। इसी का ही दूसरा नाम क्या होता है? सकारात्मक वाक्य होता है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद है दूसरा हमारा निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य, और इसी का ही दूसरा नाम होता है नकारात्मक वाक्य। इसी का ही दूसरा नाम क्या है? नकारात्मक वाक्य, निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य। ये दोनों के दोनों आप कंप्लीट कर चुके हो। अगर इसमें किसी तरह का कोई भी डाउट है
तो आप दोस्तों अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ आज जो हमें पढ़ना है वो है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है केवल इसमें इच्छा ही नहीं होती, इच्छा के साथ साथ इसमें आशा भी होती है, जिसको उम्मीद कहते हैं। तो जहां इच्छा आशा शुभ कामना, जहां इच्छा आशा शुभ कामना और श्राप का भाव हो, तो जहां इच्छा आशा शुभ कामना श्राप का भाव होता है वो इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? इच्छावाचक वाक्य। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत मैं लिख देता हूं, जहां इच्छा आशा, जिस वाक्य में जिस वाक्य में इच्छा आशा शुभ कामना श्राप का भाव प्रकट हो, जिस वाक्य में इच्छा आशा शुभ कामना श्राप का भाव प्रकट हो, उसको क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य। दूसरा, इच्छा दो प्रकार की होती है। एक होती है पॉजिटिव इच्छा। क्या होती है? सकारात्मक इच्छा, पॉजिटिव इच्छा। और दूसरी होती है नेगेटिव इच्छा, इसको बोलेंगे नकारात्मक। पॉजिटिव इच्छा और नेगेटिव इच्छा अर्थात नकारात्मक इच्छा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इच्छा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। जिस वाक्य में इच्छा आशा शुभ कामना श्राप का भाव प्रकट हो तो वो कहलाते हैं इच्छावाचक वाक्य। कैसे सेंटेंस हम इसमें प्रयोग करेंगे? इसमें जैसे चलो एक एक कप चाय हो जाए, तो ये मेरी इच्छा है आपके साथ चाय पीने की, तो इसमें इच्छा जाहिर की। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना। अगर इतनी बातें आपको क्लियर हुई हो, जो इसमें दो कंडीशन आपको बताई गई, और मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही और सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा हो, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। और जिसका जो डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, लेकिन वो टॉपिक से जुड़ा होना चाहिए, हिंदी सब्जेक्ट से जुड़ा होना चाहिए। हिंदी सब्जेक्ट के अलावा किसी भी तरह का कमेंट का मैं कोई भी प्यारे दोस्तों आंसर यहाँ पे नहीं करता हूं। यहां तक क्लियर है? जी जी, नमस्कार। तो उम्मीद है कि आपने तमाम पेड़े वेड़े खा के, हर तरह की आपने जो है कलाकंद खा के, मिठाई खा के आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखोगे। तो इच्छावाचक वाक्य में इच्छा जाहिर होगी। एक तो आपको ये ध्यान रखना, इच्छा के साथ आशा होगी, जिसको उम्मीद कहते हैं, शुभ कामना होगी और श्राप का भाव रहेगा। तो ये जो इच्छा आशा शुभ कामना है ये सकारात्मक के अंतर्गत आती है, और ये जो श्राप है ये नकारात्मक के अंतर्गत आती है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इच्छा है और आशा शुभ कामना और श्राप। अब जैसे ये सेंटेंस आ गया, चलो एक एक कप चाय हो जाए, तो ये चलो एक एक कप चाय हो जाए, ये किसको प्रकट कर रहा है? ये इच्छा को प्रकट कर रहा है। तो इसमें कौन सा भाव है? इच्छा का भाव है। तो कौन सा वाक्य कहलाएगा? इच्छावाचक वाक्य कहलाएगा। आप
परिवार के साथ आते तो और अच्छा होता। तो आप परिवार के साथ आते तो और अच्छा होता, इसमें किसका प्रयोग किया गया है? आशा का प्रयोग किया है। और जहां इच्छा और आशा होगी वो क्या क्या लाएंगे? इच्छावाचक वाक्य। क्लियर? इसके बाद में तीसरा, आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये क्या है? ये है शुभ कामना। ये क्या है? ये है शुभ कामना। तो शुभ कामना कहाँ होगी? जहां इच्छावाचक वाक्य होंगे। क्लियर? फोर्थ, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत जो भाव है वो भाव है शराब का। और जहां इच्छा, आशा, शराब और शुभकामना हो तो वे सारे के सारे क्या कहलाते हैं? वे सारे के सारे कहलाते हैं आपके इच्छावाचक वाक्य। क्लियर? नेक्स्ट, बुरी नजर वाले तुम्हारे बच्चे जिए ताकि बड़े होकर तुम्हारा खून पिए। इसमें कौन सी इच्छा जाहिर की गई है? इसमें शराब। इसमें कौन सी इच्छा जाहिर की गई है? शराब, नेगेटिव इच्छा। इसके बाद आप 2023 में, आप 2023-24 में अवश्य नौकरी पा जाओगे। तो आप 2023 में अवश्य नौकरी पा जाओगे। तो ये क्या है? ये है इच्छा या शुभ कामना। ये क्या है? ये शुभ कामना है। तो यानी कि इच्छा दो प्रकार की होती है, इसमें नेगेटिव इच्छा है, इसमें पॉजिटिव इच्छा है। बेस्ट उपलब्ध क्या होता है? तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? विद्वान नहीं बनना है ना, लेखक बनना है। ठीक है? जैसे संजीव बन रहा है तो यहाँ पे क्या बनना है आपको? सरकारी नौकर। और सरकारी नौकर बनने के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद होते हैं। उनमें से तीसरा जो भेद होता है वो इच्छावाचक वाक्य है। उसके अंदर हम इच्छा, आशा, शुभकामना, शराब का प्रयोग करते हैं। इच्छाएं दो प्रकार की होगी, जरूरी नहीं है वो पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव नेगेटिव को कैसे पहचानोगे? बुरी नजर वाले तुम्हारे बच्चे जिए, तो तुम्हारे बच्चे जिए पॉजिटिव इच्छा जाहिर कर दी। फिर ताकि बड़े होकर तुम्हारा खून पिए, इसी में नेगेटिव इच्छा हो गई। और जब जो दोनों मिलकर अगर देखे तो ये अपने आप में श्राप हुआ। और जब श्राप हुआ तो आपको ये ध्यान रखना है, तो ये नेगेटिव इच्छा में आया। और जो शुभकामना होती है तुम्हारी नौकरी लग जाए, ठीक है, तो ये क्या बेस्ट ऑफ लक, ये सब क्या है? ये पॉजिटिव इच्छा है, सकारात्मक इच्छा है। तो आप 2023-24 में अवश्य नौकरी पा जाओगे, तो ये शुभकामना है। ठीक है, चलो एक एक कप चाय हो जाए, ये इच्छा है। आप परिवार के साथ आते तो और अच्छा होता, तो ये आशा है। आपकी यात्रा मंगल में हो, ये शुभकामना है। तो इच्छावाचक वाक्य में इच्छा, आशा, शुभकामना और श्राप, इन 4 का भाव रहेगा, तो उसी को हम इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। इसके बाद चौथा जो होता है हमारा, वो होता है आज्ञावाचक वाक्य। क्या होता है? आज्ञावाचक
वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य कहाँ होगा? जहां पर जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, अनुमति, निवेदन, आज्ञा, आदेश, अनुमति, निवेदन, धमकी का भाव प्रकट हो, वो क्या कहलाता है? आज्ञावाचक वाक्य। कैसे कहेंगे? रामू एक गिलास पानी लाओ। राधा से कहो 4-5 कप चाय भिजवाए। आप अपनी बात कह सकते हो। आप अपनी बात कह सकते हो। निवेदन, कृपया करके यहाँ गंदगी ना फैलाए। धमकी, जा अपना काम कर, तेरे जैसे मैंने बहुत देखे हैं। ये सब क्या था जी? इसमें रामू एक गिलास पानी लाओ, आज्ञा, राधा से कहो 4-5 कप चाय भिजवाई, ये क्या है? आदेश। अपनी बात कह सकते हो, ये है अनुमति। और यहाँ क्या किया गया है? कृपया गंदगी ना फैलाए, निवेदन है। और ये क्या है? ये धमकी है। तो आज्ञावाचक वाक्य में केवल आज्ञा नहीं होगी। आज्ञावाचक वाक्य में आज्ञा के साथ साथ आपको आदेश का भाव, अनुमति का भाव, निवेदन का भाव और धमकी का भाव। आपने भी थोड़ी देर पहले कल जो है एक निषेधात्मक वाक्य पढ़ा। उस निषेधात्मक वाक्य में नए ना नहीं का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब नए ना नहीं का प्रयोग निवेदन के साथ हो, कृपया के साथ हो, तो वो निवेदन के कारण आज्ञावाचक वाक्य में आता है। यहां गंदगी ना फैलाए तो ये निषेधात्मक वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है। लेकिन कृपया करके यहां गंदगी ना फैलाए या कृपया यहां गंदगी ना फैलाए, तो जब निवेदन के अर्थ में हमने कृपया का प्रयोग कर लिया तो इसका मतलब है कि ये अपने आप में निवेदन हुआ। और निवेदन किस में आएगा? आज्ञावाचक वाक्य में। ये गलती मत कर देना, क्योंकि आपको ये बताया गया नकारात्मक वाक्य में, निषेधात्मक वाक्य में न, ना, नहीं का प्रयोग होता है। इसमें भी ना का प्रयोग हुआ, लेकिन ये निषेधात्मक नहीं है, ये आज्ञावाचक है। और आज्ञावाचक क्यों है? क्योंकि इसमें कृपया का प्रयोग हुआ। वो किस सेंस में किया गया? वो निवेदन की सेंस में किया गया। और जहां निवेदन होगा वो आज्ञावाचक वाक्य है। अगर इच्छावाचक और आज्ञावाचक समझ में आ गए हैं तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद कितने पढ़ लिए हमने? 4। 5वां जो है वो है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। कहाँ होगा प्रश्नवाचक वाक्य? जिस वाक्य में कब, कौन, क्या,
कैसे, कितने, कहाँ, कितने कहाँ आदि प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हो। दूसरा, जिस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह, जिस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हो। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह अधिकांश वाक्य के अंत में ही प्रयोग होता है। कहाँ होता है? वाक्य के अंत में ही ये प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन कई बार शुरू में भी प्रयोग में ले लेते हैं। तो ये दो कंडीशन हमारी किसकी है? प्रश्नवाचक वाक्य की। जैसे आप कितनी रोटी खाते हो। दूसरा, आप शायद यूपी के रहने वाले हो। अब इसमें तो मैंने नहीं लिख प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया। तीसरा, आप या भारत की राजधानी कहाँ है। कितने आदमी तेरे सांबा। फोर्थ, फिफ्थ, आप जयपुर कब जाओगे। आप जयपुर कब जाओगे। आप खाने में क्या लोगे। घर पर कौन आया है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, कौन, क्या, कब, इसमें प्रयोग हुआ प्रश्नवाचक शब्द, इसमें कहाँ, और इसमें कितने, और इसमें कितने। बात समझ में आई? ये सारे प्रश्नवाचक शब्द है। और सेंटेंस के अंत में क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे चिन्ह है लेकिन यहाँ प्रश्नवाचक शब्द नहीं। ये वाला, भारत की राजधानी कहाँ है। ठीक है, यहाँ आप शायद यूपी के रहने वाले हो, इसमें प्रश्नवाचक शब्द नहीं है इस वाले सेंटेंस में, लेकिन फिर भी ये प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि हम प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी मैं, ये कंडीशन तो है ही कि कब, कौन, कहाँ, कैसे है, तो छोट ट्रिक हो गई। तो आप इसको कैसे पहचानोगे? प्रश्नवाचक चिन्ह से पहचानोगे। और इसको कैसे पहचानोगे? कितने से या प्रश्नवाचक चिन्ह से। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें हम प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों ही कंडीशन किसकी है? प्रश्नवाचक वाक्य की है। तो कितने आदमी थे रे सांबा, अब इसमें प्रश्नवाचक शब्द आ गया, लेकिन चिन्ह इसमें विषम्य बोधक है, क्योंकि हमने रे का प्रयोग किया है। ये विषम्य के लिए आ, कितने आदमी थे रे। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। आप जयपुर कब, क्या, कौन, इसमें दोनों कंडीशन है, प्रश्नवाचक शब्द भी है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी है। तो इसीलिए ये किसके उदाहरण हो गए? ये उदाहरण बने आपके यहाँ पे
प्रश्नवाचक वाक्य के। अगर यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। आपने 5 वाक्य के भेद पढ़ लिए। छठा वाक्य का जो भेद है वो क्या है? संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य। तो क्या होता है जी संदेहवाचक वाक्य? जिस वाक्य के आरंभ में संदेह या संभावना को बताने के लिए हो सकता है, लगता है, संभव है। हो सकता है, लगता है, संभव है, शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है, शायद, कदाचित, कदाचित शब्दों का प्रयोग हो। वो क्या कहलाएंगे? संदेहवाचक वाक्य। कैसे? शायद कल आपकी क्लास नहीं होगी। क्यों? क्योंकि शनिवार है। मंडे टू फ्राइडे को क्लास होती है। अब जिन बच्चों को चुल का मतलब ब्रेन की खुजली थी, उनको आंसर मिल गया होगा। अगर मैं ये कह रहा हूं शायद कल आपकी क्लास नहीं होगी, और मैं ये कह रहा हूं कि मंडे टू फ्राइडे आपका शेड्यूल है, तो कल शनिवार है, तो परमात्मा ने इतनी बुद्धि आपको दी है कि आज फ्राइडे है और कल शनिवार है। तो तमाम वे बच्चे जो रोज आके पहले यही कन्फर्म करते हैं पढ़ने के मुकाबले ये क्लास लाइव चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, तो उनको आंसर मिल गया होगा। मैं भी चाहता हूं आप में से 1-2% आदमी उलझे रहे। इस प्रकृति का नियम है, परमात्मा के ये असूल है कि माँ बाप और टीचर अपने सभी बच्चों को समान परवरिश देते हैं। न तो वो भेदभाव कर सकते, जेनेटिकली नहीं कर सकते, स्वाभाविक रूप से कर नहीं सकते, नियम के अनुसार नहीं कर सकते। न माँ बाप कर सकते, चाहते हुए भी नहीं कर सकते, न टीचर कर सकते। वो सबको बराबर देते हैं। टीचर भी सबको बराबर पढ़ा रहे हैं। सूरज है, सबको रोशनी एक साथ देता, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। न सूरज को ये पता, न चंद्रमा को ये पता आप में से कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन आप में से यादव है, कौन जाट है, कौन क्षत्रिय है, कौन ब्राह्मण है, कोई मतलब ही नहीं। तो माँ बाप में के आप में से कोई हरामी ही क्यों ना हो, कोई आलसी क्यों ना हो, निकम्मा क्यों ना हो, फिर भी वो आपसे भेदभाव नहीं करेंगे। तो माँ बाप अपने बच्चों को समान परवरिश देते हैं, समान संस्कार देते हैं, समान खाने की चीज देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप में से कोई निकम्मा है तो उसकी रोटी 4 कम कर देंगे और 4 रोटी उसको ज्यादा दे देंगे जो ज्यादा मेहनती है। खाना बराबर मिलेगा, कपड़ा पहनने को बराबर मिलेगा, बराबर खर्च होगा, बराबर ही एजुकेशन दी जाएगी। लेकिन समस्या ये है कि आप में वो नकारापन है, आप में वो निकम्मापन है कि टीचर आपको कितना समझा ले, माँ बाप आपको कितना समझा ले, आप चलोगे अपने अनुसार ही। और इसीलिए ये कहा गया बाद में कि सब आप अपने
करने का फल भोगते हैं। तो मैं भी जानबूझ के ये कोशिश करता हूं कि आप में से 1-2% स्टूडेंट ऐसे रहे जो उलझे रहे, क्योंकि सबको मैं नहीं समझा सकता, मैं देवता नहीं हूं, मैं टीचर हूं। और मेरी ये ऐसा नहीं है कि कोई 90 साल 100 साल हो गए बहुत ज्यादा अनुभव मुझे हो सकता है मेरे से ज्यादा अनुभवी आदमी आप हो, मेरे से ज्यादा एज में आप में से कई होंगे, क्योंकि ज्यादातर कैरियर लैब पर टीचर पढ़ते रहते हैं, बच्चे कम होते हैं, टीचर ज्यादा होते हैं। अगर कोई यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कहीं कोई पढ़ा रहा है तो कैरियर के टीचरों का बैच जरूर खरीदता है, और वो हमें तब पता चलता है जब वो कहीं किसी पढ़ाते समय किसी चीज में अटक जाते हैं, फंसते हैं, तब हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या कॉल करके वो बताते हैं सर ऐसे ऐसे हैं और मैं ये आपसे पढ़ा था और मैं अब यहाँ मध्य प्रदेश में पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं यूपी में पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं यहाँ। और बहुत सारे तो ऐसे होते हैं, करीब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम ही सबसे बढ़िया है धरती पे, कि लोग पढ़े ये भी हमसे ही, गाली भी हमको ही देंगे, वो भी निकम्मापन है आदमी का। लेकिन रीजन क्या है, जिस प्रकार माँ बाप अपनी ड्यूटी में लगे रहते हैं, बच्चा गाली दे ना दे, उसका सम्मान करे ना करे, फिर भी वो लगे रहते हैं। ऐसी आदत कैरेविल के टीचरों को भी है। कैरेविल का टीचर केवल उन बच्चों को पढ़ाते रहता है जिसको 2023 और 24 में सिलेक्शन लेना है। लेकिन आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 2026 और 27 की तैयारी कर रहे हैं। बैच तो आपने 23 में खरीद लिया, फार्म भी आप 2023 वाली भर्ती में भरोगे, लेकिन सिलेक्शन होगा 26 और 27 में जाके। उसका कारण यही है। अब एक बच्चा था, रोज आते हैं 2-4, सर जी ये क्लास लाइव चल रही है, सर जी ये रिकॉर्डिंग। अब अगला आदमी तब तैयार होगा पढ़ने के लिए जब उसको ये पता चलेगा ये क्लास लाइव चल रही है। अभी यही नहीं पता चल रहा है कि ऑनलाइन क्लास में पढ़ना कैसे है। अभी यही नहीं पता चल रहा है अभी कि जब तक बच्चे का नाम ना लिया जाए तब तक तो उसको हजम ही नहीं होगी ये एजुकेशन। अभी तो आप उस दौर से गुजर रहे हो कि टीचर आपका नाम लेगा ऑनलाइन, तब जाके आपको तसल्ली होगी। ठीक है, अभी आप उस दौर से गुजर रहे हो जब टीचर खुद कहेगा कि ये लाइव है। जैसे मैंने कह दिया, अगर मैं रोज आके कहूँ ये लाइव क्लास है, तो ये भी आपका निकम्मापन है आप में से कई बच्चों का। उसके बावजूद भी वो नहीं मानेंगे। वो कब मानेंगे? जब उसको ये बता दिया जाए कि ये 8 तारीख है और ये सितंबर की है, 2023 चल रहा है। अगर मैं 8 तारीख लिख दूंगा तो भी ठंडक नहीं पड़ेगी, ये भी लिखना जरूरी है। और ये हो सकता है 2022 का हो, और कुछ तो सोचेंगे कि क्या पता 24 का चल रहा हो, ऐसे भी तो होते हैं। जब तक ये पूरा नहीं लिखूंगा और यहाँ दिन नहीं लिखूंगा कि ये शुक्रवार का दिन है, ठीक है, और अभी जो टाइम हुआ है वो 11:37 हुई है, तब तक आप लोग पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं हो। और ये वही लोग हैं जो 2026-27 की तैयारी कर रहे हैं। पढ़ने वाले तो बहुत कुछ सीख गए और बहुत चीजों से फ्री हो गए। जब आप कोई कोर्स खरीदते हो तो ये सोच लिया करो, आपसे पहले इन तमाम चीजों की तैयारी करके लोग बैठे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें मौका मिले फॉर्म भरने का, कब हमारा एग्जाम हो और कब हम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस करके सरकारी नौकरी ले लें। आप लोगों का कंपटीशन तमाम उन बच्चों के साथ है जो ऑलरेडी सिलेक्शन ले चुके हैं। आप अभी हवा में हो, और इस बात को मानो। और ये उम्र ही ऐसी है, हर आदमी के सामने एक ऐसा पर्दा लगा हुआ है जो न तो उसको दिखाई दे रहा है और न वो उसको देखना चाहता। जैसे कहते हैं ना माया, जैसे ऋषि मुनि साधु सन्यासी, ये हम पब्लिक को क्या बताते हैं कि एक माया है, उस माया में आप है। तो माया क्या है कि बस वो ये समझाना चाहते खाली हाथ आओगे खाली हाथ जाओगे, इसलिए जो भी आपके पास है हमें दे दो। राम रहीम आसाराम बापू क्या बताते थे कि आपके पास जो भी है वो मोह माया है, इस मोह माया को छोड़ो, ये सारी मोह माया हमें दे दो। यानी कि जितने पैसे हैं वो भी दे दो, जमीन धरती है देते हैं, बहुत सारे पागल मूर्ख देते हैं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कई बार हम चाहते हुए भी ये करते हैं कि आप दुविधा में रहो, क्योंकि जो समय सिखाता है ना, कोई अगर मेरे से पूछने लगे आपके अच्छे गुरु कौन थे जिनसे आप पढ़े, जिनसे आपने सबसे ज्यादा सीखा, तो मैं एक ही आंसर दूंगा कि मेरे गुरु थे समय, जिसको काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान भूत भविष्य नहीं है, ठीक है। तो ये जो समय मुझे सिखाया गया ना वक्त के साथ, वो आज तक मुझे किसी ने नहीं सिखाया। इसीलिए कुछ बच्चों का जो इलाज है वो समय के पास होता है,
अब जब वो समय निकल जाएगा तब समझ में आएगा कौन सही कह रहा था, कौन मक्खन लगा रहा था, कौन आपका अपना था, कौन आपका पराया। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे अरे यार हमने दुनिया देखी, 40-45 साल में जाके बोलेंगे अरे यार कोई किसी का नहीं होता, सब अपना स्वार्थ है। मान लो उसको 45 साल लग गई इस चीज को समझने में। जब वो 5 साल का था तो उसकी दादी बता रही थी, दादा बता रहे थे उसके कि बेटे कोई किसी का नहीं है, खुद मेहनत कर लो। तो 5 साल का था तब बताया, 6 का था तब बताया, 10 का था तब भी बताया उसके नाना नानी ने, दादा दादी ने, उसके माँ बाप ने। लेकिन समझ में ही नहीं क्यों, घर की मुर्गी दाल बराबर। ऐसे उसका टीचर बता रहा है कि बेटे जब पढ़ाई करते हैं तो उस समय सरस्वती की आराधना में होते हैं, और जब सरस्वती की आराधना में होते हैं तो नेगेटिव थॉट दिमाग में नहीं लाते। जब आप पढ़ने बैठते हो, किताबों के सामने होते हो, जब आप चीजें पढ़ रहे होते हैं तो उस समय नेगेटिव थॉट दिमाग में नहीं आने चाहिए। अगर वो आ रहे हैं तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, सिर्फ पढ़ाई का दिखावा कर रहे हो। आप ये शोबाजी करना चाहते हो घर वालों के सामने या अपने सामने कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। और ऐसे तमाम बच्चे होते हैं छोटे छोटे जो मम्मी के डर की वजह से किताब खोल के बैठे रहेंगे, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। अब वो सब समय बिताएंगे कैसे मेरा 5 बजे और मैं खेलने के लिए जाऊं। छोटे बच्चों का काम है वो। अगर आप 20 साल 25 साल की एज में भी केवल पढ़ाई के नाम पे दिखावा कर रहे हो तो धरती पे आपसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है। हर आदमी दूसरे की कमी तो ढूंढ लेता है, लेकिन उसमें क्या अच्छाई है वो दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि लेवल ही नहीं है उसका, इंसान का लेवल ही नहीं है तो अच्छाई कहां से दिखाई देगी। जब लेवल खत्म है और मैं मान के चलो जाके पागल खाने में हिंदी जाके पढ़ाने लगू तो वो मुझे खुद पागल कर देंगे, क्योंकि मेरा लेवल ही नहीं है उनके लेवल पे। मैं अगर जाऊंगा तो मैं खुद पागल हो जाऊंगा। तो इसलिए मैं 1-2% बच्चों को इग्नोर करके चलता हूं। मैं 99% पे फोकस रखता हूं। अब इन 99 से 75% अगर अपना सिलेबस पूरा कर गए तो मुझे इस बैच से 50% रिजल्ट दे देंगे। ये मेरा कॉन्सेप्ट है। कुछ किस्मत के मारे 25% नहीं हो पाएंगे, किस्मत में लिखा ही नहीं है उनको यहां भर्ती होना। तो मेरा जो फोकस होता है वो 99 पे होता है। एक चिल्ला रहा है, चिल्लाने दो, दर्द हो रहा है तो होने दो। क्यों? क्योंकि उसका गुरु मैं नहीं हूं, उसका गुरु ये समय है। ये जो समय है ना ये उसका गुरु है। उसको मैं नहीं सिखा सकता, उसको समय सिखाएगा। और तब उसको पता चलेगा तेरे से गलती कहां कहां हुई है, कब तुझे सीरियस होना था और कब तुझे सीरियस नहीं होना था। इसीलिए ये आपको इस सीक्वेंस में काम करना है। 95, 75, 50% सिलेक्शन। टोटल बच्चे जितने भी बैच में थे उसमें से 50% का अब आप तय करो, आप इन 50% में हो या 75% में हो या 99 में हो या जो 1% बच गया वो हो, ये आप तय करो। यहां पे आ जाओ। ये क्या था आपका? शायद कल आपकी क्लास नहीं होगी तो इसमें शायद का प्रयोग कर लिया हमने। हो सकता है आपकी परीक्षा 2024 में हो, आपकी परीक्षा 2024 में हो। तीसरा, लगता है आपका कोर्स सितंबर माह, लगता है आपका कोर्स सितंबर माह में समाप्त हो जाएगा या पूरा हो जाएगा। समाप्त शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, पूरा हो जाएगा। संभव है आज बारिश हो जाए, संभव है आज बारिश। जो संदेहवाचक वाक्य हैं उन संदेहवाचक वाक्यों में शायद का प्रयोग, हो सकता है का प्रयोग, लगता है का प्रयोग, संभव है का प्रयोग, कदाचित का प्रयोग अवश्य होगा। बिना हो सकता है, लगता है, संभव है, शायद, कदाचित के संदेहवाचक वाक्य बने नहीं सकता। क्लियर?
तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो संदेहवाचक वाक्य हैं, इसको पहचानने के लिए आपको इस शॉर्ट ट्रिक का सहारा लेना पड़ेगा। ये क्या थे आपके संदेहवाचक वाक्य। सातवां क्या है? सातवां है संकेतवाचक, संकेतवाचक या संबंधवाचक वाक्य। संकेतवाचक या संबंधवाचक, संबंधवाचक वाक्य। संकेतवाचक या संबंधवाचक वाक्य या संबंधवाचक वाक्य। तो आपको ये ध्यान रखना है, जहां एक क्रिया, जहां एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया के होने का, एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया के होने का संकेत मिले, संकेत मिलता है, वो संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जिस वाक्य में एक क्रिया का संबंध, एक क्रिया का संबंध दूसरी क्रिया से हो, जहां दो क्रिया परस्पर निर्भर, जहां दो क्रिया परस्पर निर्भर आश्रित हो। और मिश्र वाक्य के सभी उदाहरण, मिश्र वाक्य के सभी उदाहरण किसके हैं? सभी उदाहरण संकेतवाचक वाक्य के हैं। मिश्र वाक्य के सभी उदाहरण संकेतवाचक वाक्य के हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, जहां एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जाए, ठीक है, तो वो सब क्या कहलाए? संकेतवाचक या संबंधवाचक वाक्य। यहां पे देखिए, जैसे बिजली चमकेगी तो बारिश होगी। वर्षा होगी तो फसल बोएंगे। वर्षा होगी तो फसल बोएंगे। फसल बोएंगे तो अन्न उत्पन्न होगा। फसल बोएंगे तो अन्न उत्पन्न होगा। फोर्थ, यदि व्यायाम करोगे तो तोंद बाहर नहीं
निकलेगी। यदि व्यायाम करोगे तो तोंद बाहर नहीं निकलेगी। क्लियर? यदि ध्यान करोगे तो बुद्धि की क्षमता बढ़ेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, यहां बारिश का होना बिजली के चमकने पर डिपेंड है, फसल का बोना वर्षा के होने पर डिपेंड है, अन्न का उत्पन्न होना फसल के बोने पर डिपेंड है, तोंद का बाहर निकलना व्यायाम न करने पे। क्लियर? बुद्धि की क्षमता का बढ़ना ध्यान पे डिपेंड है, निर्भर है, आश्रित है। सभी सेंटेंसों में दो क्रियाएं हैं और दोनों क्रिया एक दूसरे पर डिपेंड है, निर्भर है, आश्रित है। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखना, एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है। ये सारे के सारे सेंटेंस संकेत अर्थात संबंधवाचक वाक्य के भी हैं। यही सारे के सारे सेंटेंस प्यारे दोस्तों हेतु हेतुमद भूतकाल के भी है, क्योंकि मैंने इसमें गा गे गी का प्रयोग किया है। तो यही हेतु हेतुमद भूतकाल हेतु हेतुमद भविष्यत काल। तो भविष्यत काल के तीन वेद होते हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतुमद भविष्य। और यही सारे के सारे संकेत अर्थक वर्ती के भी हैं। तो मैं एक पंथ चार काज करा रहा हूं आपको। यही सारे के सारे सेंटेंस मिश्र अर्थात मिश्रित वाक्य के भी हैं। यही सारे के सारे सेंटेंस आपके हेतु हेतुमद भविष्यत काल के भी हैं। यही सारे के सारे सेंटेंस आपके विषम्य इधर संकेत अर्थात संबंध बोधक वाक्य के भी हैं। और यही सारे के सारे सेंटेंस आपके संकेत अर्थक वर्ती के भी है, क्योंकि एक टॉपिक होता है वर्ती और पक्ष। आजकल उसके बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऑनलाइन एग्जामों में, वर्ती और पक्ष, जो कि इसी पर डिपेंड है जो आप पढ़ रहे हो। अर्थ के आधार पर वाक्य के जो 8 भेद पढ़ रहे हो, इन्हीं 8 भेदों के आधार पर 8 प्रकार की वर्ती हो, और जिसको आप संकेत अर्थात संबंधवाचक वाक्य कहते हैं, इसी के आधार पर संकेतार्थक वर्ती भी बनती है। इसी के आधार वो उसकी मर्जी, वो कब पूछे। मिश्र वाक्य के सभी उदाहरण संकेतवाचक वाक्य के हैं, 2 तो यही हो गए, एक पंथ दो काज। तो जितने मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं वो सारे संकेतवाचक के भी हैं। अब मिश्र वाक्य में 2 प्रकार की क्रिया प्रयोग होती है, एक भूतकाल की, एक भविष्यत काल की। अब मैंने इसमें यहाँ प्रयोग किया कि जानबूझ के भविष्यत काल की क्रिया। और कैसे भविष्यत काल की क्रिया? गा गे गी, भविष्यत काल, गे बोएंगे कब, आने वाले समय में बोएंगे, उत्पन्न कब होगा, आने वाले समय में, व्यायाम कब करेंगे, आने वाले समय में, यहाँ सब में गा गे गी। तो जब मैं गा गे गी का प्रयोग कर रहा हूं, इसी वजह से हेतु हेतु भविष्यत काल है। और यही सारे क्या है? संकेतवाचक वाक्य, संबंधवाचक वाक्य, यही सारे मिश्र वाक्य है, और यही संकेत अर्थक वर्ती। अब वो उसकी मर्जी है, वो किसमें आपसे पूछे। संकेतार्थक वर्ती, एक पंथ 4 काज आपने कर लिए। तो इसलिए रट्टा नहीं मारना है, सर जी ये तो हमने यहाँ हेतु हेतु भविष्य में पढ़े थे, सर जी ये तो आपने मिश्र वाक्य में कराए थे सर जी। तो यहां सर जी ये बता रहे हैं आपको कि एक पंथ 4 काज, अर्थात ये चारों के ही एग्जाम्पल हैं, वो उसकी मर्जी है। एक ही सेंटेंस से 22 तरह के प्रश्न बनते हैं। कोई जरूरी नहीं है इसको काल में पूछे, वर्ती में पूछे, मिश्र वाक्य में पूछे, या अर्थ के आधार पर संकेतवाचक वाक्य में पूछे। वो इसमें से ये भी पूछ सकता है कि तत्सम तद्भव बताओ, इसमें से ये भी पूछ सकता है एक वचन बहुवचन बताओ, वो उसमें से ये भी पूछ सकता है पुल्लिंग स्त्रीलिंग का शब्द बताओ, वो इसमें से ये भी पूछ सकता है कि इसमें से विलोम शब्द बताओ, वो इनका पर्यायवाची भी पूछ सकता है, एकार्थी अनेकार्थी भी पूछ सकता है, वो इसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण अव्यय और निपात के बारे में भी पूछ सकता है। एक वाक्य 22 प्रश्न, एक शब्द 18 प्रश्न बनाता है। अब वो उसकी मर्जी उस शब्द से लेके, अब मान के चलो उसने यहाँ हिमालय ले लिया, अब इस हिमालय से वो चाहे तो इसमें संधि पूछ ले, चाहे इसमें समास पूछ ले, इसका लिंग पूछ लेगा, इसका वचन पूछ लेगा,
इसका पुरुष पूछ लेगा, ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया में पूछ लेगा, ये विकारी है अविकारी है इसके बारे में पूछ लेगा। एक शब्द 18%, एक सेंटेंस 22% का निर्माण करता है। अब वो कौन सी नॉलेज चेक कर रहा है आपको सरकारी नौकरी देने के लिए, वो उस पर डिपेंड करता है जो पेपर बना रहा है। इसके बाद में ये सारी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो गई ना आपकी, ये वाली, ठीक है। क्या थी? जहाँ एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना का संकेत मिले, जिस वाक्य में एक क्रिया का संबंध दूसरी क्रिया से है, जहाँ दो क्रिया परस्पर निर्भर आश्रित हो, मिश्र वाक्य के सभी उदाहरण संकेतवाचक वाक्य के हैं। इसके बाद में एक लास्ट बच गया 8वां, और वो है विषम्य बोधक वाक्य। वो क्या है? विषम्य बोधक वाक्य। और इसी विषम्य बोधक वाक्य को हम क्या बोलते हैं? संबोधन बोधक वाक्य। क्या बोलेंगे? संबोधन बोधक वाक्य। इसी को क्या बोलेंगे हम? विषम्य बोधक वाक्य को संबोधन बोधक वाक्य बोलेंगे। संबोधन बोधक वाक्य क्या खासियत है? वाक्य में विषम्य बोधक चिन्ह, विषम्य बोधक वाक्य में विषम्य बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। सबसे आसान पहचान यही है कि आप विषम्य बोधक चिन्ह का प्रयोग इसमें करोगे। दूसरा, वाक्य में मनोविकार व मनोभाव को प्रकट किया जाता है। वाक्य में मनोविकार व मनोभाव को प्रकट किया जाता है। तीसरा, वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, ग्लानि, घृणा, आशीर्वाद, आशीर्वाद संबोधन का प्रयोग किया जाता है। कैसे? आश्चर्य में शाबाश, वाह, आहा, हर्ष, ओए, ओहो, आहा, वाह, शोक, हाय हाय, तराई तराई, बाप रे बाप, बस करो, ग्लानि घृणा, छी छी, थू थू, धत तेरेगी, धिक्कार है। आशीर्वाद, जीते रहो, दीर्घायु हो, आयुष्मान भव। संबोधन ए, अरे, अजी,
ओ हे। इन सब का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? विषम्य बोधक वाक्य, संबोधन बोधक वाक्य में। अब सेंटेंस में प्रयोग करके देख लेते हैं कैसे प्रयोग करेंगे। शाबाश, आपने तो कमाल कर दिया। शाबाश, आपने तो कमाल कर दिया। दूसरा, वाह कितना सुंदर बालक है। हाँ हाँ, कितना सुहाना मौसम है। अजी आप तो सुनते ही नहीं हो, केवल लिखते रहते हो। हे भगवान, आप सबकी सरकारी नौकरी लग जाए। धत तेरे की, तुमसे यह काम नहीं हो पाया। ये सारे के सारे विषम्य बोधक वाक्य हैं। कैसे पहचानोगे? विषम्य बोधक चिन्ह से। सबसे आसान है प्रश्नवाचक वाक्य और विषम्य बोधक वाक्य को पहचानना। तो प्यारे दोस्तों, ये अर्थ के आधार पे वाक्य के जो 8 भेद हैं वो 8 के 8 हो गए आपके कंप्लीट। क्योंकि पहला जो भेद है वाक्य का, वो भेद कौन सा है? वो है आपका विधानवाचक वाक्य। दूसरा निषेधात्मक वाक्य। तीसरा इच्छावाचक वाक्य। इसके बाद आज्ञावाचक वाक्य। इसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य। फिर आपका यहाँ पे संकेतवाचक वाक्य। फिर 7वां संदेहवाचक वाक्य आपका छठा हो गया। इसके बाद संकेतवाचक वाक्य और इसके बाद आपका 8वां है विषम्य बोधक अर्थात संबोधन बोधक वाक्य। ये तमाम कंडीशन है। वाक्य में विषम्य बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा, इससे भी पहचान सकते हो। वाक्य में मनोविकार मनोभाव को प्रकट किया जाएगा। ये सारे के सारे मनोविकार मनोभाव है। कौन से हैं मनोविकार मनोभाव? ये आश्चर्य, हर्ष, शोक, ग्लानि, घृणा, आशीर्वाद और संबोधन, इन्हीं को हम मनोभाव कहते हैं, इन्हीं को हम मनोविकार कहते हैं। तो ये मन के उद्गार है, ठीक है। और इन्हीं का प्रयोग हम किस रूप में करेंगे? इस रूप में, यहाँ विषम्य बोधक चिन्ह के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। अगर किसी भाई का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मंडे को पूछ लेना। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास है। आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे आपकी छुट्टी रहेगी। और इसके बाद में फिर मंडे को हम इसी का एक अलग पार्ट लेंगे, या फिर पहले वाच्य और वाक्य का काल कर लेंगे, उसके बाद में फिर शुद्ध अशुद्ध वाक्य पढ़ेंगे। तो इसी ग्रुप से जुड़े हुए दूसरे हमारे जो टॉपिक हैं वो वाच्य हैं, फिर काल है, वर्ती और पक्ष हैं, और फिर शुद्ध व अशुद्ध वाक्य हैं, फिर रिक्त स्थान वाले वाक्य हैं। तो वाक्य अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। और तमाम जो टॉपिक इसके साथ जुड़े हैं वो है प्यारे दोस्तों वाच्य, काल, वर्ती और पक्ष। उनको पढ़ने के बाद में फिर हम रिक्त स्थान वाले वाक्य, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, उन सब टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे इन्हीं टॉपिकों के साथ। तो यूट्यूब की जो क्लासें हैं वो कंटिन्यू आपकी जारी है हिंदी बाई रेणु चैनल पर। मिक्स क्वेश्चनों को मैं कराता हूँ सुबह मॉर्निंग में 7:30 बजे, जो कि गदर सीरीज चल रही है, 20 क्लासें उसमें हो चुकी है।
अच्छे क्वेश्चनों का लेवल है। प्लीज सभी दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत सारे टॉपिक आप अपने कंप्लीट कर चुके हैं, अब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। तो जो भी बच्चे यूट्यूब का सेशन अटेंड नहीं कर रहे हैं तो वो लाइव आना चाहते हैं तो लाइव आके क्लास अटेंड करें, अदरवाइज बाद में आप उसको जरूर सुने, क्योंकि क्वेश्चन की अच्छी वेराइटी है। अगर मैं कोई प्रैक्टिस बैच लेके आता हूँ जिसमें केवल मैं प्रैक्टिस कराऊं तो उसमें कई हजार बच्चे एक साथ एडमिशन लेते हैं, और वो भी पैसों में खरीद के। लेकिन जब मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ वही कंटेंट और वही बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो वहां पे उस समय आप उनसे दूरी बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो चीजें सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है। तो तमाम मैंने गदर सीरीज मैंने एक चला रखी है, एक पुलिस सीरीज है, दोनों में आप लोगों का ही लेवल है। और जो पुलिस सीरीज है उसकी क्लास 9:30 बजे होती है शाम को, जो गदर सीरीज होती है उसकी 7:30 बजे होती है। इसके साथ मैथ की क्लास भी जो अंकुर सर हैं वो यूट्यूब चैनल है हिंदी बाय सर पे दे रहे हैं, तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते। कॉन्सेप्ट आप क्लियर करो, लेकिन प्रैक्टिस करने के आप साथ के साथ जब आपके बहुत सारे टॉपिक हो जाएं तो उसको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करो। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों